Hello everyone, today we are going to discuss two very important questions that are generally being asked in the board examination. This question has been asked many times, and from this direct question has not been asked, but it can be asked in the future. This time due to coronavirus, syllabus are reduced, so they have less options to give the to frame the questions. So maybe they will include this question in this year. So we have to be we have to prepare every single detail which has been given in our book. So let us understand first questions and then we will come to the second. The first question: resource can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. ये एक स्टेटमेंट है आपके बुक में, एंड यू हैव टू elaborate this statement with reference to the colonization period. So we have to go in little bit in history. थोड़ा सा रेफरेंस दिया गया है हिस्ट्री का आपकी बुक में ही, वहीं से हम थोड़ा सा डिटेलिंग लेके इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे. सो बेसिकली वी कैन गिव 3 आर्ग्यूमेंट्स in the favor of this statement, and these all statement are given in your book. So in question के फॉर्म में हमने इसको फ्रेम किया so that you will be able to answer it easily. तो इसको आसानी से कैसे आंसर किया जा सके इसलिए हमने इसको क्वेश्चंस के रूप में फ्रेम कर दिया है. So the first argument that can be given in favor of this, first of all we have to understand the question. Question क्या कह रहा है कि resource can contribute to development. रिसोर्स तभी आपके डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन कर सकता है व्हेन दे आर अकम्पनीड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. जब उसके साथ साथ जिस रिसोर्स को जो रिसोर्स आपके पास है उस रिसोर्स को यूज करने के लिए जो भी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होती है वो अगर आपके पास है, और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, एक इंस्टीट्यूशंस हो जो उसको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सके, तभी वो रिसोर्स आपके डेवलपमेंट में कोई रोल प्ले कर सकता है. अदरवाइज रिसोर्स कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन. नहीं तो फिर रिसोर्स भले ही आपके पास हो, अगर आपके पास इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं है, यानी टेक्नोलॉजी नहीं है अप्रोप्रिएट, तो आप उस रिसोर्स का यूज ही नहीं कर पाओगे. एंड व्हेन यू फेल टू यूज दोज रिसोर्सेज, आप डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते. तो रिसोर्स का अवेलेबल होना इट्स अ प्री कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट, लेकिन उसके साथ साथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस का होना ज़रूरी है सो दैट वी कैन ईजली यूज और एक्सप्लॉइट दोज रिसोर्सेज. सो 3 questions can be given, the 3 arguments can be given in this favor. The first argument: the history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders. जो कॉलोनीज बनाई जाती थी पहले के समय में, जो अलग अलग कंट्रियां दूसरे कंट्रियों को अपने कब्जे में लेके उन पे रूल करती, जैसे इंडिया जो है ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो वो लोग क्यों कॉलोनी बनाते थे? दूसरी कंट्री के ऊपर अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करते थे, पॉलिटिकली उसको डोमिनेट करते थे, तब वो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर पाते थे. तो जो उनका एक पूरा कब्जा हो जाता था दूसरी कंट्रियों को लेकर, वो क्यों करते थे? वाई? जैसे पहले के समय में राजा महाराजा होते थे, तो जो पावरफुल किंग होते थे वो दूसरे किंग को, दूसरे किंगडम जो भी होते थे उनको अपने राज्य में मिला लेते थे, उनसे युद्ध करके या ट्रीटी के थ्रू कि भाई आप हमारे डोमिनेंस को स्वीकार करिए, हमको टैक्सेस भेजिए और आपको जो है आप राजा बने रहिए, और ये हमारे एम्पायर के अंडर कंसीडर किया जाएगा आपका जो किंगडम है. लेकिन तो उस समय भी लड़ाइयाँ होती थी, जो रिसोर्स रिच होती थी रीजन्स, जो ऐसे किंगडम जो बहुत प्रॉस्परस होते थे उनको लेके ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, उनको लेके ज़्यादा लोग हर किंग, जो भी किंग होता था वो उसको कैप्चर करना चाहता था जहाँ पे रिसोर्स रिच जो किंगडम होते थे, जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी होती थी. ऐसे ही जो फॉरेनर्स थे
जो फॉरेन कंट्रियां या जो कॉलोनाइजिंग कंट्रीज़ थी वो उन्हीं कंट्रियों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे जो नेचुरल रिसोर्सेस, जो रिसोर्स रिच होते थे। अब जैसे इंडिया को कॉलोनी बनाया गया था तो इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज तो थे ही, पेड़ वगैरह थे, जो लंबे लंबे पेड़ चाहते उनको पेड़ों की ज़रूरत होती थी जैसे नाव बनाने के लिए। जैसे ब्रिटेन था, आइलैंड नेशन था वो, तो आइलैंड नेशन होने के कारण उसकी जो मिलिट्री, जो सबसे स्ट्रांग मिलिट्री उसको चाहिए था वो था नेवी, क्योंकि वो आइलैंड नेशन है, उसको चारों तरफ से खतरा किससे है? नेवी से। पानी से ही उस पर अटैक कर सकते हैं आप, पानी के थ्रू जाके। तो उसकी नेवी स्ट्रांग होगी तभी वो अपने कंट्री को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो आइलैंड नेशन है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो होता क्या था कि उनको बहुत सारे शिप बनाने होते थे, तो शिप के लिए उन्हें चाहिए होती थी लकड़ी, जिसको टिम्बर बोलते थे, जो सीधी सीधी लकड़ियाँ होती थी, जिससे उससे आसानी से आप प्लाई में कन्वर्ट करके या प्लेन लकड़ियों में कन्वर्ट करके शिप बना सकें। तो वो धीरे धीरे वहाँ पे इतने ज़्यादा शिप्स वगैरह बनाए गए, और बाद में रेलवे आया, तो रेलवे की पटरी बिछाने के लिए जो स्लीपर्स लगाते थे वो भी पहले लकड़ियों के बनते थे, अब तो सीमेंटेड हो गए, तो वो उसके लिए भी लकड़ी की ज़रूरत होती थी। तो इन सब के कारण उन्हें एक पेड़ों की ज़रूरत होती थी। तो एक समय बाद ब्रिटेन के जो रिसोर्सेज थे धीरे धीरे ख़त्म होने लगे ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, रेल का एक्सपेंशन हुआ, मिलिट्री बेस को और स्ट्रांग किया गया। उसके साथ साथ जब उनकी ये रिसोर्सेज ख़त्म हुए तो वो इसके विकल्प, अल्टरनेटिव चीज़ों को ढूंढना शुरू किए। वहीं से इनका कॉलोनी जो है बनाने का जो एक सफ़र था वो शुरू होता है, और उसमें वो इंडिया को कॉलोनी बनाते हैं। तो उनको एक तो पहला ये कि पेड़ वगैरह नेचुरल रिसोर्सेज मिल गए, जिससे कि वो स्लीपर्स और नेवी तैयार कर सकते थे अपना। दूसरा उससे ये था कि जैसे वर्ल्ड में सबसे जो फाइन क्वालिटी का कॉटन का प्रोडक्शन होता था वो इंडिया में होता था। कोर्स कॉटन, जो थोड़े ख़राब क्वालिटी के कॉटन होते थे, वो उसका प्रोडक्शन तो वर्ल्ड में और भी कंट्रियाँ थी जहाँ होता था, लेकिन जो फाइन वैरायटी के कॉटन होते थे उसका प्रोडक्शन केवल और केवल इंडिया में होता था। और ये एक मेन अट्रैक्शन था ब्रिटिशर्स के लिए कि वो इंडिया में आए, और ये जो कॉटन प्रोडक्शन, जो मैन्युफैक्चरिंग में जो इसको कॉटन का जो प्रोडक्शन हो रहा था फाइन क्वालिटी का, उसको किस तरह से डोमिनेंस कर सके, उस पर अपनी मोनोपोली किस तरह से इस्टेब्लिश कर सके। क्योंकि ब्रिटेन में जो है इंडिया का कॉटन, इवन ब्रिटेन के आप मैक्सिमम कंट्रियों में और ब्रिटेन में भी इंडिया के जो फाइन वैरायटी के कॉटन थे उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इवन द हैंडकरचीफ, जो रुमाल वगैरह भी वो यूज करते थे, जो घरों में कर्टेन वगैरह यूज करते थे, और डोरमैट वगैरह यूज करते थे, सारे जो है वो इंडियन कॉटन के बने होते थे, और इसकी डिमांड वर्ल्ड मार्केट में स्पेशली इन ब्रिटेन बहुत ज़्यादा थी। तो पहले वो ट्रेड करने आते हैं और फिर यहाँ पे देखते हैं कि पॉलिटिकल यूनिटी है ही नहीं, कोई एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसका फ़ायदा उठा के वो छोटे छोटे पहले किंगडम को डोमिनेंस में लाते हैं और धीरे धीरे करके पूरी कंट्री को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो क्यों कर रहे हैं? जस्ट टू एक्सप्लॉयट द फाइन वेराइटी ऑफ कॉटन एंड टिम्बर, यानी लकड़ियाँ, फॉर देयर शिप बिल्डिंग एंड टू एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे ट्रैक्स। तो ये दो चीज़ों के लिए, यानी शिप और रेलवे ट्रैक्स के एक्सपेंशन के लिए और फाइन वेराइटी ऑफ कॉटन को एक्सप्लॉयट करने के लिए ये लोग जो है कॉलोनीज बना रहे थे। हमने ब्रिटेन के एग्जांपल लिया, वैसे ही अमेरिका जो भी कंट्रियां अपनी कॉलोनी बनाई थी, जैसे जापान की भी कॉलोनी थी, तो जो भी कंट्रियां कॉलोनी बनाती थी उनका केवल और केवल एक मकसद होता था, वो वहाँ के रिसोर्सेज को, रिच रिसोर्सेज को, वो उन रिसोर्सेज को यूज करना जिससे कि वो इकोनॉमिकली और ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो सके। तो ये पहला हो गया। दूसरा, इट वाज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनीज कंट्री। कॉलोनाइजिंग कंट्री, या कॉलोनाइजिंग कंट्री का मतलब ऐसी कंट्रियां जो दूसरे कंट्री को अपनी कॉलोनी बनाती थी, यानी ऐसी कंट्रियां जो दूसरों को अपने अंडर में लेते थे उनको कॉलोनाइजिंग कंट्री बोलते हैं। तो कॉलोनाइजिंग कंट्री दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉयट रिसोर्सेज ऑफ देयर अदर रीजन्स एंड एस्टैब्लिश देयर सुपरमेसी ओवर द कॉलोनीज। अब ये लोग जो रिसोर्सेज थे उसका यूज कैसे करने लगे? क्योंकि उनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी थी।
इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया में एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन न होने की वजह से हमारे यहाँ फाइन वैरायटी के कॉटन तो थे, बट हम इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत पीछे छूट गए, क्योंकि तब तक ये लोग डिसरप्ट कर देते हैं और यहाँ पे तब तक जो है एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाती है। अब हमारे यहाँ जो है वो सेमी मैन्युफैक्चरिंग मशीन थी, मतलब जिसमें आप कुछ ह्यूमन एफर्ट लगेंगे और कुछ मशीन का हाफ मैकेनाइज कर सकते हैं या सेमी मैकेनाइज्ड चीज़ें थी, जिससे कि हम मैन्युफैक्चरिंग करते थे। जैसे गांधी जी जो है सूत काटते थे तो आप उनका देखिए चरखा वगैरह, तो ये सेमी मैकेनाइज्ड इसको बोलेंगे। तो हम सेमी मैकेनाइज्ड में थे, जबकि ब्रिटेन जो था उसने जो है उस समय तक मैन्युफैक्चरिंग जैसे स्पेंडल वगैरह मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन्स वगैरह इन्वेंट कर लिए थे। तो जैसे सूत काटना हो या फिर स्पेंडल करके उसको बनाना हो, जैसे कॉटन को थ्रेड में कन्वर्ट करना हो, तो ये सारी चीज़ों की मशीन उन लोगों ने डेवलप कर लिया था ब्रिटेन ने। इसलिए हुआ क्या कि ये कम समय में विद द हेल्प ऑफ देयर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी विद द हेल्प ऑफ देयर टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड मशीन, वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों का प्रोडक्शन कर सकते थे। जबकि इंडिया में ह्यूमन एफर्ट और मशीन का एफर्ट दोनों लगता था, यानी सेमी मैकेनाइज्ड था, तो इस वजह से उसमें बहुत टाइम लगता था। लेकिन इन्होंने पूरी चीज़ों को मैकेनाइज कर दिया था, जिसकी वजह से कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेते थे। और यही कारण था कि इनके पास टेक्नोलॉजी थी, रिसोर्सेज नहीं थे, तो इन्होंने दूसरे कंट्रियों के रिसोर्सेज पे कब्जा किया और विद द हेल्प ऑफ देयर टेक्नोलॉजी दे एक्सप्लॉइटेड देयर रिसोर्सेज। तो इनके एडवांस होने का या फिर दूसरे कंट्री को कॉलोनी बनाने के पीछे रीज़न क्या रहा? टेक्नोलॉजी का। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर आपके पास रिसोर्स कम भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो। तो सबसे बड़ा मेन रूल होता है टेक्नोलॉजी का। अब ऑयल अगर आपके ज़मीन के नीचे है और आपके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि उसको आप निकाल सको, तो वो रिसोर्स किसी काम का है नहीं। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। रिसोर्स एक प्री कंडीशन है फॉर द डेवलपमेंट, बट उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो तीसरा क्वेश्चन है, इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज but also the technology, quality of human resources and historical experience of the people। अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो डेवलपमेंट की बात होती है, जो रिसोर्स डेवलपमेंट की बात हो रही है, इसमें केवल रिसोर्स अवेलेबिलिटी की बात नहीं हो रही है, इसमें टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कि उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होगी वो, एंड देन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। इन सब का यूज करके हम किस तरह से रिसोर्स को यूज करें। तो यहाँ पे रिसोर्स कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पनीड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। तो ये थ्री आर्ग्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, what is the significance of the availability of resources in the development of any region। किसी भी रीजन के डेवलपमेंट में रिसोर्स की अवेलेबिलिटी का क्या रोल है। लगभग ये वैसे ही क्वेश्चन है, सिंस यहाँ पे हमें हिस्टोरिकल या कॉलोनाइजेशन पीरियड का रेफरेंस देके आंसर करना था और यहाँ पे हम नॉर्मल आंसर करेंगे। तो देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस का कितना रोल होता है किसी भी रीजन के डेवलपमेंट में। तो जैसे हमने यहाँ कहा था ना कि रिसोर्स होना एक प्री कंडीशन है, ज़रूरी है, बट केवल रिसोर्स होने से आप डेवलप हो जाओगे ऐसा नहीं है, यू नीड टेक्नोलॉजी। और जो पुराने समय में हमने बात की वो यहाँ पे डिस्कस हो गया। यहाँ पे देख लो तो वही चीज़ें हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट। भाई एक नेसेसरी कंडीशन है कि अगर आपके यहाँ रिसोर्स है तो वो ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, बट विद द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज करेस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। हमें क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी, जो उस समय की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस रिसोर्स को यूज करने के लिए वो चाहिए, एंड इंस्टीट्यूशंस,
और इंस्टीट्यूशंस चाहिए जो उसको मॉनिटर कर सके, उसमें इनोवेशंस ला सके, जिससे कि हम उसको और बेटर तरीके से उस रिसोर्स को यूज कर सकें। तो अगर ये दोनों चीज़ें अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के साथ ऐड कर दो तो कोई भी रीजन जो है या कंट्री, कोई भी स्टेट डेवलप कर सकता है। अगर टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन नहीं है, भले ही आपके पास रिसोर्स है, तब आपके यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो ऑप्शंस ऑफ दीज का मतलब ऑप्शंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। अगर इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी का ऑप्शंस है, रिसोर्स है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आपके यहाँ वो रीजन जो है डेवलप नहीं हो सकता। इसका एग्जांपल हम आपको दे दें कि जैसे बहुत सारे इंडिया में ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे रिसोर्स बहुत है बट दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, लाइक उड़ीसा एंड अरुणाचल प्रदेश। उड़ीसा जो है बहुत रिसोर्स रिच है और अरुणाचल प्रदेश, बट दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। वहीं पे अगर हम केरल, पंजाब और हरियाणा की बात करें, सो दे आर नॉट रिसोर्स रिच कंट्री, रिसोर्स रिच रीजन, वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है बट दे आर इकोनॉमिकली रिच स्टेट्स। सो ये रीज़न और ये आप इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। लगभग ये दोनों आंसर सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि हमने एक जनरल आंसर किया है कि वी नीड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस की भी ज़रूरत चाहिए। अगर नहीं होगा ये दोनों चीज़ें तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी। दूसरा, हमने यहाँ पे कॉलोनाइजेशन पीरियड यानी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस को लेते हुए इस चीज़ को फेवर किया कि हमें रिसोर्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस का होना ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।